आज 27 है ना। खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। आज माह अगस्त की 27 तारीख है, सन 2022 है। आपके सामने हस्बे वादा सुबह सुबह हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम मॉर्निंग शो हमारा सलाम जेके लेकर, इस उम्मीद के साथ कि जिस शफकत, प्यार और मोहब्बत के साथ आप हमारी ट्रांसमिशन को देखते हैं सुबह से लेकर रात देर गए तक, वो आप लगातार देखते रहेंगे। और जो मोहब्बत आपने इस प्रोग्राम के लिए रखी है उसको और बढ़ाइएगा, और ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा हम तक पहुंचाइएगा हमारी कोताहियाँ, खामियाँ, ताकि इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके, आपकी आराओं के मुताबिक बनाया जा सके। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक खबरों से आपको बाखबर करें, बल्कि मुल्की सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी हमारी नज़र रहती है और अहम तरीन वाक़यात से आपको ज़रूर रूबरू करवाते हैं। आज भी हस्बे वादा अब से लेकर पूरे 10 बजे तक इस ट्रांसमिशन को लेकर चलने की कोशिश करेंगे। और इस ट्रांसमिशन में 3 पड़ाव हमारे साथ रहेंगे। पहले और दूसरे पड़ाव पर हम खबरों का सिलसिला रखेंगे, और तीसरे पड़ाव पर जब ब्रेक के बाद आएंगे तो आप और हम गुफ्तगू करेंगे। आपके मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाने का सुनहरी मौका, घर बैठे आप कॉल करेंगे और अपनी आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज इस ट्रांसमिशन को आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर लाइव नशरी आते हैं, यूट्यूब पर वक्फे से हम अपलोड करते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आप लगातार हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, और साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी लॉग इन, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वहाँ पर आप हमारे प्रोग्रामों के बारे में अपनी आरा ज़रूर तहरीर कीजिएगा, ताकि हमें हौसला मिले, ताकि हमें एक राह मिले कि मुस्तकबिल में आप देखना क्या चाहते हैं, किस तरीके से और प्रोग्रामों को बेहतर बनाया जा सके। प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे से, और आपको बताते हैं कि 26 अगस्त माजी में क्या कुछ सबक पढ़ा चुका है। याद दिलाएंगे उस सबक को आसिफ रशीद। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ 10 बजे तक हमारा और आपका साथ आज भी रहने वाला है। मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, उनकी जानिब बढ़ने से पहले आपको हिस्ट्री ऑफ द डे की तरफ लिए चलते हैं। इतिहास क्या कुछ कहता है, तारीख क्या बताती है, आज का दिन क्यों अहम है, इस पर बात करना क्यों ज़रूरी है। 27 अगस्त 2022 आज है, लेकिन 1781 में आज ही के दिन मैसूर के हुक्मरान हैदर अली ने पालीपोर में बरतानवी फौजियों से जंग की। 27 अगस्त को इस जंग की शुरुआत हुई और तकरीबन 15 दिनों तक, तवील मुद्दत तक ये जंग चलती रही। 1870 में आज ही के दिन यानी 22 तारीख को भारत की पहली मजदूर तंजीम श्रमजीवी संघ कायम की गई। 22 तारीख मजदूरों के लिए काफ़ी अहम दिन। मुसलसल ये तंजीम बढ़ती रही, हालांकि नाम भी बदला लेकिन काम नहीं बदला। 1881 में अमेरिका के फ्लोरिश में जहां तूफान से तकरीबन 700 अफराद की जान चली गई, और ये आदादोशुमार 22 तारीख को सामने, और 27 तारीख को ही सबसे ज़्यादा तबाही आज के दिन 1881 में देखी गई थी। और 1916 में रोमानिया ने ऑस्ट्रिया और हंगरी के खिलाफ जंग का ऐलान किया, और ये जंग तकरीबन 3.5 माह तक चली। शुरुआत 27 अगस्त से हुई थी। आज से ठीक 19 वर्ष कबल 2003 में 60,000 वर्षों के बाद मरीख ज़मीन के सबसे नज़दीक पहुंचा, साइंसदानों के बकौल। और इसमें तहकीक जो थी वो न सिर्फ जनूबी एशिया से हुई, बल्कि यूरोप और अमेरिका से भी बड़े पैमाने पर तहकीक की गई, जिसके बाद 2003 में 27 अगस्त को यह पता चला कि 60,000 वर्षों के बाद मरीख ज़मीन के सबसे नज़दीक पहुंचा। 1982 में खलाई शटल सोयुज़ 7 ज़मीन पर वापस लौटा, यानी साइंसदानों के लिए ये दिन भी काफ़ी अहम, जहां पर काम किया गया था और उसका नतीजा आज मुस्बत सामने आया। साल 1984 था। सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर, यूनाइटेड सोशलिस्ट स्टेट्स ऑफ रशिया, जिसमें बहुत सारे मुल्क एक साथ मिलकर काम करते थे, जिसने ज़ेरे ज़मीन न्यूक्लियाई तजर्बा किया 1984 में आज के दिन, उस वक्त जब रूस ने अफगानिस्तान के अंदर जाने की तैयारी कर ली थी और तालिबान के साथ एक नई लड़ाई का आगाज़ किया था। साल 1984 में ये काम हुआ सोवियत यूनियन की तरफ से, लेकिन 1999 में ठीक इसके 15 बरस बाद आज ही के दिन सुनील बनर्जी भारत की पहली खातून मरीन इंजीनियर बनी। ये 27 तारीख के दिन ये सारी चीज़ें हुई हैं। बहुत सारे वाक़यात रहते हैं, लेकिन कोशिश हमारी रहती है कि चंद एक अहम वाक़यात आप तक पहुँचाए जाएँ। भारत और आलमी तारीख में आज का दिन खास क्या बताता है, क्यों इस पर बात करना ज़रूरी था, वो आपके सामने रख दिया। अब बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और उस खबर के साथ जो पूरी दुनिया के साथ, पूरे मुल्क के साथ, तमाम लोगों के साथ जुड़ी है और ख़तरात अब भी बरकरार है।
चलिए जनाब, खबरों के आगाज में आज जरा बात करते हैं कुछ तज्जिए की, तो कुछ तजुर्बे की, क्योंकि मामला आज जो हम आपके सामने शुरुआत करने जा रहे हैं वो है कुदरत के उस इम्तिहान की जो शायद प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, भूकंप, भूचाल। और लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखेंगे तो भूकंप के झटके महसूस किए गए मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। और माहिरीन का ये मानना है कि जम्मू कश्मीर जो ऑलरेडी सिस्मिक जोन 4 और 5 के अंदर है, यहां पर शदीद झटका आ सकता है। माहिरीन का मानना है कि इस बात का कभी इम्कान है कि एक और शदीद झटका आए भूकंप का, लेकिन ये कब आए, किस सिमत में आएगा, इस सिलसिले में माहिरीन के पास कोई भी जवाब नहीं है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता 4 दिन के दौरान, 4-5 दिनों के दौरान 11 मरतबा हल्के झटके महसूस किए गए हैं कई इलाकों के अंदर। और कई इलाकों की जब हम बात करते हैं तो डोडा, किश्तवाड़ के आसपास के इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा झटके जो है वो महसूस किए गए। और पिछले 4 दिनों के दौरान अगर आप देखेंगे तो 11 झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। जब जम्मू कश्मीर सिस्मिक जोन 4 और 5 के अंदर है तो माहिरीन का मानना है कि जब आप अपनी तामीरात खड़ा करते हैं तो आपने जो बिजनेस, अपना जो कंस्ट्रक्शन कोड बिजनेस है उसको पूरी तरह से फॉलो करना होगा। यानी जब आप तामीरात खड़ा करें तो वो स्ट्रक्चर इस तरीके का हो कि जो बिजनेस कोड है, यानी जो इसका बिल्डिंग कोड है, वो सही सिमत में हो। आपको पता हो कि मैंने रेजिस्टेंस प्रूफ इसको बनाना है ताकि कल अगर झटका आए वैसा ना हो। आपको याद होगा कि जब लास्ट ईयर, जब वो पिछली बार याद कीजिएगा, जब आर पार झटका हुआ था तो उसके बाद लगातार इस पर एक फोकस किया गया था कि जनाब बिल्डिंगें अब बने तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस इसमें हो ताकि नुकसान ज़्यादा हो। लेकिन उसके बाद वो सारी चीज़ हम शायद फिर भूल गए हैं और आज ये चीज़ हम आपको याद दिला रहे हैं। डोडा डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलरली जब आप देखेंगे तो 2.8 से 3.4 रेक्टर स्केल तक मापा गया कि वहाँ पर पिछले कई दिनों से जो है वो चल रहा है। हिमालयाई बेल्ट के अंदर हम हैं और माहिरीन का मानना है कि सूरत हाल जो है वो तब्दील हो सकती है और ये जो हल्के हल्के झटके हैं इससे राहत भी मिल सकती है और ये अलार्म बेल भी है। तो ज़रा ये जब सारी चीज़ें चल रही हैं इसमें माहिरीन की ही बात को ज़रा और समझने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर M.A. मलिक साहब है, प्रोफेसर है जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर और माहिर माने जाते हैं इन सभी रिसर्चेस पर। उनका एक गहरी नज़र है और अपना एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो दुनिया भर में माना भी जाता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल कर इस वक्त हमारे नाजरीन के लिए बात करने के लिए। जब हम जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये कहा जा रहा है कि जनाब हम सिस्मिक जोन 4 और 5 में है। मजीद जब इसको खंगालते तो पता लगता है ये सिस्मिक जोन 4 और 5 जो है ये अलार्म बेल वाला मामला है जी, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है और बड़े झटके भी आ सकते हैं। ये जो खबर हम पढ़ रहे हैं, जो खबरें हम सुन रहे हैं या जो नाजरीन के साथ हम गुफ्तगू करते हैं वक्तन फवक्तन, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकईतन हम उस रेड जोन के अंदर आ चुके हैं जहाँ कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त तबाही के मनाजिर हमारे सामने हो सकते हैं अगर हमने एहतियात नहीं बरता? शुक्रिया गुलिस्तान टीवी की मुझे बात करने का या लोगों के साथ ये कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए। एक्चुअली क्या है कि जब हम इंडिया की बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के हिसाब से, ये क्रिटेशियस टाइम में इंडियन प्लेट जो एशियन प्लेट के साथ कोलाइड हुआ तो उससे एक कोलिजन जोन बन गया। कोलिजन जोन एक वल्नरेबल एरिया होता है जो अंटायर हिमालयन बेल्ट में है। इसकी वजह से हम नॉर्थ की तरफ खिसक रहे हैं इंडिया का होल टेक्टोनिक प्लेट। तो इस वजह से वो जो नॉर्दर्न बेल्ट है, अंटायर हिमालयन बेल्ट है, एक वल्नरेबल एरिया बनता है, वीक जोन बनता है और सिस्मिकली ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इस वजह से सारे अगर हम देखें हिंदू कुश से लेकर ईरान, हिंदू कुश, कश्मीर, अफगानिस्तान और आसाम तक ये सारा बेल्ट वल्नरेबल है। तो इसमें एक चीज होती है कि भाई जो ये प्रेशर हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस टेक्टोनिक एक्टिविटी, तो ये साथ साथ रिलीज भी होता जाता है। जैसे आसाम में 1800 कुछ में अर्थक्वेक आया। अगर हम जम्मू कश्मीर या वेस्टर्न इंडिया, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, यहाँ पर जो मेजर अर्थक्वेक आए हैं
1905 कांगड़ा अर्थक्वेक जो एक तकरीबन अप्रैल में आया था, और रिसेंटली मुजफ्फराबाद अर्थक्वेक जो सबों को याद होगा 7.6 रिक्टर स्केल पर आया था 2005 में। तो उससे दोनों लगभग एक ही मैग्नीट्यूड के थे, 7.6 और था ये जे&के वाला, और वो था 7.8 के आसपास। तो अब 100 साल तकरीबन हो गए इसको, कांगड़ा अर्थक्वेक को और मुजफ्फराबाद के अर्थक्वेक को बीच में। और इस बीच में जो हमारा सारा जे&के का इलाका पड़ता है, इसमें कोई मेजर अर्थक्वेक नहीं हुआ है पिछले 100 सालों में। तो इसलिए कश्मीर एरिया और जम्मू एरिया वल्नरेबल बनते हैं, अर्थक्वेक आने की संभावना ज्यादा होती है। जो हम साथ साथ देखते हैं कि ये छोटे छोटे अर्थक्वेक भी आते हैं, ये भी एक तरह से जब एनर्जी डेवलप हो गई, बिल्ड अप हो गई बहुत ज्यादा, तो आहिस्ता आहिस्ता छोटे अर्थक्वेक से एनर्जी रिलीज भी हो जाती है। और अगर हम दुनिया में देखें तो साल भर तकरीबन कोई 10 लाख के आसपास अर्थक्वेक आते हैं छोटे बड़े, जिसमें से हार्डली 8 या 10 7 to 8 मैग्नीट्यूड के होते हैं, बाकी ये सारे छोटे छोटे होते हैं। इसमें जो हमें बात जो रखनी है या जो हमें कॉशन लेना पड़ेगा, वो सिर्फ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स जो हम बनाते हैं, बड़े बड़े डैम बनाते हैं या टनल्स होते हैं, हमारे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, इनकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। अर्थक्वेक को आने से हम रोक तो नहीं सकते हैं, बट जो उसका नुकसान होगा उसको हम मिटिगेट कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, जब हम प्रॉपर बिल्डिंग कोड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अप्रूव किया हुआ है, जो हर जगह लागू है, जे&के में भी लागू है, तो उसकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा कि भाई कैसे बचाया जाए। अर्थक्वेक डज नॉट किल, इट इज द बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स व्हिच किल्स द पीपल। सो हमें इस बात को याद रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो छोटे छोटे हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, क्या हम ये माने कि ये जो प्रेशर बन रहा था ये रिलीज हो गया और थोड़ी सी राहत होगी, या ये अलार्मिंग बेल है जिन्हें अब कुछ भी हो सकता है? क्या इसमें कोई नहीं, इसमें ये एक्चुअली क्या है कि दोनों तरह से हो सकता है। ये जब अर्थक्वेक कोई भी आता है तो ये कई मेगाटन एनर्जी रिलीज करता है, इसी तरह जो छोटे छोटे जो आ रहे हैं तो रिलीज एनर्जी होती रहती है। अब हम इसको ये कि जो कोई बड़ा अर्थक्वेक आता है उससे पहले भी ऐसे प्रिकर्सर या छोटे मोटे अर्थक्वेक आते हैं, तो ये दोनों तरफ से हो सकता है। बट इससे हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि भाई हम वल्नरेबल हैं, हमें कॉशन लेना पड़ेगा, और ये फ्यूचर वार्निंग भी होती है कि भाई हमें संभल के रहना चाहिए। जो भी कोई हम स्ट्रक्चर बनाए, बिल्डिंग बनाए, पुल बनाए, उसकी तरफ से हमें 100% श्योर होना है कि ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। जिस तरह जापान में है, वहाँ मल्टी स्टोरीड ब्रिजेस होते हैं, बच्चे इतना नुकसान स्ट्रक्चर से नहीं होता है। अगर हम 2011 की बात करें, 9.1 या 2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, मगर हार्डली वो 20,000 लोग वहां मरे, वो सुनामी की वजह से मरे, बिल्डिंग स्ट्रक्चर कोलैप्स होने की वजह से या ब्रिज रोड, उससे इतने लोग नहीं मरे, सुनामी की वजह से। तो इसी तरह हमें इन चीजों की तरफ शिफ्ट करना चाहिए कि भाई हमें जो स्ट्रक्चर्स जो हम बनाते हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, या कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर है, 100% और इवन 101% हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और रखना भी चाहिए कि भाई जो हमारे स्ट्रक्चर है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, अर्थक्वेक सेफ होने चाहिए। यही एक तरीका है। डॉक्टर साहब, चूंकि आप अदीब उल फजल, बस एक आखिरी चीज आपसे जान, जैसे हम वेदर वार्निंग के लिए हमने सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया, दीगर चीज़ें हम डॉपलर यूज़ कर रहे हैं, और कम से कम प्रेडिक्ट करते हैं जी 2-4-5 घंटे पहले कि क्या हो सकता है। यहाँ पर अभी हमारे पास उस तरीके का कोई रिसर्च नहीं है कि हम नियर बाई है या कुछ हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ हम एक सिस्टम के तहत चलते हैं, जो हमारी रिवायती रिसर्च हैं उनको देखते हुए ही अपनी बात सामने रखते हैं। कोई इस तरीके का अभी हमारे पास इक्विपमेंट पूरी दुनिया में नहीं है। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि भाई अर्थक्वेक प्रेडिक्ट करने का हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, बट इसकी तरफ भी ध्यान देते हैं, साइंटिस्ट ने ध्यान दिया है, रिसर्च हो रही है। आज तक हमारे पास हार्डली एक एग्जाम्पल है 1975 की है, चाइना से एक अर्थक्वेक परफेक्टली प्रिडिक्ट हुआ था 6-7 घंटे पहले, जिससे कोई
1 लाख लोग की जान बच गई थी उस टाइम। उसके से पहले या उसके बाद आज तक कोई अर्थक्वेक प्रेडिक्ट नहीं हुआ है। और मुमकिन है कि फ्यूचर हम कुछ ऐसे इक्विपमेंट या कुछ हमें मिल जाए या हम दरियाफ्त करें ताकि ये प्रेडिक्शन का मसला भी हल हो जाए। मगर प्रेडिक्शन के साथ साथ हमें जिन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए वो यही है कि भाई हम कैसे सेफ रहें। अर्थक्वेक को हम रोक नहीं सकते हैं आने से, बट इससे बचाव क्या होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अर्थक्वेक प्रेडिक्ट करने का हमारे पास अभी तक कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। मल साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी के मारूफ प्रोफेसर हैं, रिसर्चर भी हैं और उन्हें इस बात पर काफ़ी ज़्यादा वो तवज्जो देते हैं। लेकिन एक बात जो बड़ी सिल्वर लाइन बात जो थी, गोल्डन लाइन बात थी, वो ये थी कि हम अब स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, तो शायद ही हमें इस चीज़ का ख्याल रहता है कि हम सिस्मिक जोन 4 और 5 के बीच में और सिस्मिक जोन 4 और 5 के बीच में रहने का मतलब हम अलार्म बेल के अंदर है, हम उस रेड जोन के अंदर, तो हमारे स्ट्रक्चर्स उस तरीके के हो जहां पर अगर कल अल्लाह न करे कोई इस तरीके की आफत आती भी है तो हम रेजिस्ट कर पाए, ज़्यादा जानी नुकसान ना हो। क्योंकि अक्सर देखा गया कि भूकंप जब आते हैं तो मकान गिरते हैं, बिल्डिंग्स गिरती हैं, तबाहियाँ होती हैं, तो उसके नीचे लोग दब जाते हैं। वो चीज़ें रोकने के लिए एक सुनहरी मौका ये है कि जब लास्ट टाइम ये अर्थक्वेक आया था तो ये बातें कही गई थी। आज हमने इसलिए ये बात की क्योंकि लगातार पिछले जब आप देखेंगे 4-5 दिनों के दौरान तो 11 से 12 मरतबा डोडा, किश्तवाड़, बदरवा, वादी के कई इलाकों के अंदर हल्के झटके जो है वो महसूस किए गए। तो हमने कहा कि आपकी याददाश्त को जरा दोबारा ताज़ा करें कि हम कहाँ पर रह रहे हैं। बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात जम्मू की करते हैं क्योंकि जम्मू की सियासत शबाब पर है और जम्मू की सियासत के अंदर अब जम्मू बंद का भी नारा दिया जा रहा है। खबर यह है कि बार एसोसिएशन ने जम्मू बंद को मुकम्मल कराने के लिए कमर कस ली है। जम्मू के अंदर वुकला की नाराजगी मुसलसल बढ़ रही है। 29 अगस्त को अब जम्मू बंद की कॉल दी गई है और कामयाबी शायद इस कॉल की इसलिए क्योंकि बंद की हिमायत में मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमें भी आगे आ रही हैं और वो कह रही हैं कि उससे पहले अगर बातचीत के रास्ते चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो ठीक, वरना हम भी सड़कों पर निकलेंगे। मामला तकरीबन 1.5-2 बरस हो गए। कोविड के दौरान भी ये मांग उठी थी और अब जाकर आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश है उसके बाद ये अदालत की खाली तस्वीरें हैं। जब से वुकला हड़ताल पर हैं, कामकाज कैसे बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इसी कामकाज को बेहतर तरीके से चलाने के लिए वुकला की मांग है कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, एक ऐसा ढांचा अदालत का हो जहां से एक ही छत से सारे कामकाज चलें। मुसलसल एहतिजाज हुए, पैदल मार्च निकाले गए, जानीपुर से जम्मू तक और तवी पुल तक एहतिजाज करके बंद किया गया। लेकिन अब तक इल्जाम यह है कि सरकार ने सीएटी समेत तमाम ऐसे इदारों को अलग अलग जगहों पर काम दे रखा है। न इस वक्त कैट अपना सही तरीके से काम कर पा रहा है, न इस वक्त अदालतें काम कर पा रही हैं। रजिस्ट्रेशन का अमल बुरी तरह मुतासिर है। यहाँ तक कि अदालतों में जो क्लाइंट्स आते थे उनकी तादाद भी सिर्फ इसलिए कम हुई है क्योंकि नाउमीदी है, परेशानी है। अदालतों के अंदर गेट के अंदर दाखिला होता है तो कामकाज अब भी नहीं होता। लेकिन इस पर नाराजगी इस कदर बढ़ रही है कि अब तक मामलात को एक एक दिन हड़ताल करके सुलझाने की कोशिश हुई। अब मुकम्मल बंद की कॉल 29 तारीख को दे दी गई है बार एसोसिएशन के बैनर तले। एडवोकेट एम के भारद्वाज साहब सदर हैं जम्मू बार एसोसिएशन हाईकोर्ट के, हमारे साथ इस फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। भारद्वाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, गुलिस्तान न्यूज पर अपना समय निकाल कर बात रखने के लिए। लगातार हम देख रहे हैं कि बार एसोसिएशन जो है वो लगातार अपनी मांग को लेकर पहले अदालतों के अंदर, फिर अदालतों के बाहर और फिर रोड रैलीज करके ये बात बता रही थी कि जनाब हमारी जेन्युइन इश्यूज हैं, इनको एड्रेस किया जाए। और कई बार आपको एश्योरेंसेस भी मिली है, लेकिन अब शायद मामला एश्योरेंस से ऊपर चला गया क्योंकि जब इंप्लीमेंटेशन ना हो तो अब खबर यह है कि जम्मू बंद का पूरा बंदोबस्त किया गया है। क्या मैं ये समझूं कि बार एसोसिएशन के साथ वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने हामी भर ली है जम्मू बंद 29 तारीख को, या सिर्फ ये बार एसोसिएशन अपने बलबूते पर ही जम्मू बंद का ऐलान कर रहा है? देखिए, बार एसोसिएशन ने एक सिविल सोसाइटी की मीटिंग कन्वीन की थी हाई कोर्ट में जी, तो हमने वहां अपने बार रूम में सबसे चर्चा की। चर्चा के बाद सबने ये एग्री किया हुआ है कि हमारी जो डिमांड्स हैं ये जेन्युइन है। हर एक, आप किसी भी संस्था से बात करिए, किसी भी इंसान से, हमारे जो जम्मू वासी हैं उनसे बात करिए, आपको हर कोई ये बोलेगा कि हमारी डिमांड जेन्युइन है। तो वहां पे ये एक यूनानिमस व्यू निकला
कि आप जम्मू बंद की कॉल दीजिए और 1 हफ्ते का बीच में गैप डालिए, एडमिनिस्ट्रेशन को बोलिए अगर तो आपकी डिमांड मानी जाती हैं तो फिर हम ये जम्मू बंद की कॉल जो है इसको विड्रॉ कर देंगे। तो अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई भी ऑर्डर नहीं मिला है। हम गवर्नमेंट से सिर्फ ये ऑर्डर चाहते हैं कि आप ये ऑर्डर करिए दैट ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड इन द कोर्ट प्रेमिसेस। हम ये चाहते हैं, और क्योंकि ये तो बनाना स्टेट ने होता है, पैसे भी स्टेट ने खर्च करने होते हैं, यूटी अगर यूटी ने करने हैं तो यूटी की अब अगर ये नहीं करेंगे तो ये तो बंद की कॉल जो है ये कंटिन्यू रहेगी। और आज हम दोपहर को फाइनल अरेंजमेंट्स जो है ना इसके वो आज कर देंगे। भारद्वाज साहब, क्या मैं ये समझूं कि एक बड़ा रोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है, एक बड़ा रोल ट्रांसपोर्टर्स का है, एक बड़ा रोल मजहबी ऑर्गेनाइजेशंस का जम्मू के अंदर है, जिनकी जब हम देखते हैं कि जब भी इस तरीके की बंद कॉल्स होती है तो एक यूनानिमस प्लेटफॉर्म पर सब चेहरे दिखते हैं। एक ज्वाइंट ब्रीफिंग भी होगी इस बंद से पहले, और इस तरीके का कोई सपोर्ट आपको है पूरा इनका? बिल्कुल सबका सपोर्ट है। सब अपनी अपनी सपोर्ट के लेटर जो है वो हमें भेज रहे हैं, सभी भेज रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज में से कौन कौन ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आपको सपोर्ट किया है जी जम्मू बंद कॉल को लेकर? बीजेपी के प्रेसिडेंट आपने देखा होगा, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी पिछले दिनों, रविंदर रैना साहब ने। उन्होंने बड़ा पर्टिकुलरली कहा कि इनकी डिमांड जेन्युइन है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये डिमांड माननी चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है। पिछले महीने की 22 तारीख से आपने हड़ताल, हालांकि उससे पहले भी हो रही थी, लेकिन बीच में 24 घंटे की भी कॉल दी गई। अभी सिर्फ आज का दिन है, कल फिर से छुट्टी है। इन सब के बीच में अगर कोई बातचीत होती है तो क्या बातचीत का कोई ऑफर आता है तो हड़ताल की कॉल वापस ली जाएगी? नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारी डिमांड मानी जाती है तो ठीक है। तो इस 1-1.5 महीने में क्या हुआ है? अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई प्रोटेस्ट के बावजूद नहीं, ये बातचीत करते हैं लेकिन कोई सलूशन अभी तक निकला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया एम के भारद्वाज साहब। प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन जम्मू बता रहे थे कि 29 तारीख को जम्मू बंद का ऐलान कर दिया गया है। मुख्तलिफ समाजी और मजहबी तंजीमों का उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर ऑफर भी आ रहा है, लेकिन ये बीच में ये 2-3 दिन दिए गए या सिर्फ इसलिए दिए गए कि सरकार के साथ ये जो डेडलॉक है ख़त्म किया जाए। अगर बातचीत के ज़रिए से एश्योरेंस आती है और सही तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है तो शायद 29 तारीख को जो ऐलान किया गया है जम्मू बंद का वो वापस भी लिया जा सकता है। लेकिन देखना होगा कि जम्मू बंद कितना कामयाब होगा और किस तरीके से गवर्नमेंट इस पूरे मामले को देखेगी, क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार ये डिमांड्स जो है वो आ रही है कि एक ही अम्ब्रेला के तहत, एक ही छत के तहत वो सारे इदारे रखे जाएं जी, चाहे वो कैट हो, डीआरटी हो, एएफटी हो, कंज्यूमर कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल हो, कमीशन हो, ताकि काम सबका आसानी से हो और वकला और जो लोग हैं उन्हें दर बदर नहीं फटकना पड़े, एक दूसरे से दूसरी जगह ना जाना पड़े और सबका काम जो है वो एक साथ हो। देखना होगा कि सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे मामले को कितना सीरियस लेती है और किस तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल बड़ी खबर कि 29 तारीख को जम्मू बंद का ऐलान जो है वो जम्मू बार एसोसिएशन की तरफ से कर दिया गया है ऐलान। देखना होगा कि अब कौन कौन लोग इसमें समर्थन में आगे आते हैं। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा नीति आयोग की आपके सामने रखते हैं, क्योंकि नीति आयोग की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि मजीद ATLs को अक्रॉस जम्मू कश्मीर खोला जाएगा। यानी वो अटल मिशन के तहत जो अटल इनोवेशन मिशन है इसके तहत मजीद 500 सेंटर्स को खोलने की बात रखी जा रही है। और ATL जो ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव किया गया है इसकी फंडिंग भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मुकम्मल तौर पर की जाएगी। अटल टिंकरिंग लैब्स, जो कि इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब स्कूल्स बंद थे, बेशतर तालीमी इदारे बंद रहे कोविड के दौरान, तब से इसका आगाज किया गया था। और मरकज से जब इसकी शुरुआत हुई थी तो मरकज को साथ लेकर नीति आयोग की तरफ से एक प्लान तरतीब दिया गया, जिसके तहत हजारों बल्कि 1000 के करीब अटल टिंकरिंग लैब पूरे मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर खोले गए। मकसद सिर्फ बुनियादी तौर पर यह कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर एक तो तजदीद पर काम हो सके, दूसरी आज के वक्त में मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जब स्कूल स्टूडेंट्स को इसके साथ एंगेज करने की एक कोशिश है तो उसमें ये भी सरकार मानती है कि इनोवेशन पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। सिर्फ बच्चे या तालीमी इदारों के अंदर जो ज़ेर तालीम स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो सिर्फ किताबों तक महदूद ना रहें। अटल टिंकरिंग लैब से एक तो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बेहतर बनेगा, दूसरा आज के वक्त में मुख्तलिफ जो
कल्चरल एक्टिविटीज होती है या तख्लीक स्कूलों के अंदर, जिस पर सबसे ज्यादा फोकस है कि इनोवेटिव प्रोग्राम्स हो सकें, चाहे कोई भी तालीमी इदारा हो, कोई भी सेक्शन हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी ऐसा लेवल हो स्टूडेंट का, वहां पर उसके लिए काम मजीद किया जाए। मजीद जब हम गहराई में जाते हैं तो 500 से ज्यादा जो इस बार का मंसूबा है अटल टिंकरिंग लैब कायम कर नीति आयोग की तरफ से कायम किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ अजला जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के शामिल किए गए हैं। इसमें मजीद क्या कुछ है, क्या बदलेगा, इससे हमारे साथ ये बताने के लिए साहिल हमारे रिपोर्टर श्रीनगर से इस वक्त हैं। बहुत शुक्रिया साहिल वक्त देने के लिए। क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं, नीति आयोग का प्लान है और कोई डेडलाइन तय कर दी गई है, फिक्स टाइम है कि कब तक ये 500 लैब्स मुकम्मल कर लिए जाएंगे? आसिफ, आपको मैं बता दूं कि ये AIM यानी अटल इनोवेटिव मिशन और नीति आयोग का जो है मुश्तरका ये प्लान है, और इस प्लान के तहत करीबन 500 जो थिंकरिंग लैब्स हैं वो जम्मू कश्मीर में कायम किए जाएंगे आने वाले दिनों में। और आपको अगर थोड़े कुछ दिनों पीछे में ले जाने की कोशिश करूं तो कुछ एक दिन जो इनके डायरेक्टर हैं चिंतन वैश्व MD हैं इनके, वो जो है उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था और गालिबन बडगाम में ये दौरा था, और वहां पर उनका जो थिंकरिंग लैब है वहां पर उन्होंने बच्चों से भी बात की थी। और उस दौरान उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क भर में जो है करीबन 10,000 ऐसे थिंकरिंग लैब्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, जिनके चलते हम जो बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, हाई स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनको इनोवेशन और उनको टेक्नोलॉजी के से मुतारफ हम करवाएंगे, और वो जो है इस काबिल बनाए जा सकते हैं कि डू इट योरसेल्फ मोड के तहत वो जो है इस काबिल हो सके कि कल को वो यूनिवर्सिटी लेवल और उसके बाद इंडस्ट्रियल लेवल तक जो है पहुंच सके, और हम जो है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको बढ़ावा देने के लिए इस तरह के थिंकिंग लैब्स जो है बना रहे हैं। और अब ये खबर सामने आई है कि 500 नए थिंकिंग लैब्स को जो है मंजूरी दे दी गई है, वो बनाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और ये 500 जो थिंकिंग लैब्स हैं वो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजलाओं में कायम किए जाएंगे, जिसमें स्कूल गोइंग हाई स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस जो हैं उनको एक प्लेटफॉर्म, एक इकोसिस्टम जो है प्रोवाइड किया जाएगा, और वहां पर तमाम उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, जिसके चलते वो अपने अंदर के जो मादा है, जो साइंस या इनोवेशन या साइंटिफिक इंटेलिजेंस है, उसके साथ जो है जुड़ सकते हैं और उसके साथ मुतारिफ हो सकते हैं, और अपने अंदर के जो छुपे हुए टैलेंट है उसको बाहर निकाल सकते हैं, ताकि कल को हम इस साइंसी मैदान में या टेक्नोलॉजी के मैदान में जो है आगे चल सकें। और ये एक फ्लैगशिप स्कीम है, फ्लैगशिप इनिशिएटिव है एम का, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है शुरू किया हुआ है, और ये 5 साल 5 ईयर डॉक्यूमेंट है, जिसका जो मकसद है टू प्रमोट कल्चर ऑफ इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये चीज जो है कायम किए जाने वाली है, और 500 नए जो यूनिट्स हैं, इस तरह के लैब्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में भी कायम हो रहे हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई जो डेडलाइन है वो नहीं बताई गई है, लेकिन आने वाले दिनों में जो है ये इस पर काम शुरू हो सकता है, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुल्क भर में आने वाले 2-4 सालों में जो है इस पर काम होगा और कंप्लीटली 10,000 यूनिट्स कायम किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में भी उसी तरीके के उसी तर्ज पर जो है आने वाले कुछ एक सालों में ये 500 जो यूनिट्स हैं उनको कायम शुक्रिया साहिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो याद रखिएगा जी, ये जो ATLs है, इनका मकसद क्या है कि आपके अंदर अगर कोई इनोवेशन है, कोई आप क्रिएशन करना चाहते हैं, कोई नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो ये सेंटर्स आपको मदद फराहम करते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के अंदर कि किस तरीके से आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट था इसका, और यही वजह है कि जो बताया जा रहा है कि 5 साल मंसूबा जो है AIM का, उसको उसी की क्रिएशन ये है कि पूरे मुल्क के अंदर ये सेंटर जो है वो कायम किए जा रहे हैं। इधर सरकार की तरफ से डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को ये हिदायतनामा जारी कर दिया गया कि प्रमोट किया जाए जी साइंटिफिक टेम्पर बच्चों के अंदर, ताकि मशीन लर्निंग कि कैसे काम होता है, एक तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज की दुनिया में इंतहाई अहम है, इन दोनों को जनाब प्रोएक्टिव तौर पर लिया जाए, और साइंटिफिक मेथड्स जो हैं और साइंटिफिक गैजेट्स जो हैं उनका इस्तेमाल करना, उनकी इनोवेशन करना, उनमें नयापन दिखाने के लिए अगर किसी के अंदर थोड़ी सी भी कोई चिंगारी है तो उस चिंगारी को पूरी आग में तब्दील कीजिएगा, उसे हर तरह से रिसोर्सेज दे दीजिएगा, हर तरह का सेंटर फराहम कीजिएगा, ताकि वो अपनी सलाहियत को बरोएकार लाया जा सके। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी इस चीज़ का ख्याल जो है वो रखा गया। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि बीजेपी
का कोर ग्रुप का इजलास दिल्ली के अंदर हुआ है। उसके बाद आपको बताएंगे कि मरकज ने एक बड़े मंसूबे को मंजूरी दे दी है। ये मंसूबा है क्या, इसका क्या फ़ायदा होगा, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक और डेडलाइन मुकर्रर की है। इस डेडलाइन का मतलब क्या है, मकसद क्या, और दिल्ली की सियासत क्या कुछ कह रही है, क्योंकि खबर ये है कि बहुत सारे लोग श्रीनगर से दिल्ली पहुंचे हैं। बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।